हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं प्रगतिवादी धारा और इसके अलावा प्रयोगवादी धारा की शुरुआत है, कैसे कैसे तार सप्तक आते हैं उनके बारे में दोस्तों आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने छायावादोत्तर काल के कवियों के बारे में और जो गद्य विधाएँ थीं उनके बारे में, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अध्ययन किया था। तो यदि दोस्तों अभी तक आपने हिंदी हब ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हों तो यदि आपको हमारी मेहनत दोस्तों अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम वास्तविकता में आपके लिए मुफ्त दोस्तों मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कक्षा बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम प्रगतिवाद है दोस्तों, उसे हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रगतिवाद है क्या। कि जो राजनीति में जो धारा मार्क्सवाद के नाम से जानी जाती है, वही साहित्य में वही धारा है प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। यानी कि मार्क्सवाद क्या कहता है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास पाने के लिए सारी दुनिया है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी कि शोषक और शोषित, अमीर और गरीब, सामंत या जो पूंजीपति हैं और मजदूर, उनके बीच का जो साहित्य है उसे ही हम दोस्तों प्रगतिवाद की संज्ञा देते हैं, या राजनीति में हम उसे मार्क्सवाद की संज्ञा देते हैं, जिसके प्रवर्तक हैं, इस वाद के प्रवर्तक वो थे आपके कार्ल मार्क्स। तो रूस में क्रांति हुई थी, ठीक है। तो सर्वजन का ये साहित्य है जिसमें आपके दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को, मजदूरों को, किसानों को यहाँ पर कविता का आधार बनाया गया है। निराला की जैसे कि निराला की आप कविता पढ़ते हैं, भिक्षुक वह आता दो टूक कलेजे के करता, रोता पछताता पथ पर आता चल रहा, लकुटिया टेक पीठ पेट मिलकर हो रहे एक, ठीक है। और उसकी तोड़ती पत्थर विधवा वाली जो कविता है वो पढ़ते हैं, ठीक है, कि मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर। तो ये प्रगतिवादी कविताएं दोस्तों मानी जाती हैं। इनमें क्या है कि पूंजीपतियों के खिलाफ है वो विद्रोह का स्वर देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रगति का माध्यम बनाया गया है कि अमीरों में, दलितों में ऐसी चेतना फूंकी जाए कि वो अपनी यथास्थिति से निकल करके इस अमीरों के प्रति, सामंती व्यवस्था के प्रति या पूंजीपति जो वर्ग है उसके प्रति है वो विद्रोह करें, जिससे कि समाज में समानता है वो स्थापित हो सके। उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सभी का है अधिकार हो सके। लेकिन ये दोस्तों अभी तक नहीं हो पाया है। हमने एक कहानी पढ़ी थी, पटाक्षेप नहीं होगा, उसमें भी इसी समानता की बात की जा रही है कि लोकतंत्र के बाद समाजवाद के आदर्श को अपनाना प्रमुख लक्ष्य था, लेकिन अभी तक समाजवाद नहीं आ पाया है। सच्चे अर्थों में बात वही चल रही है कि पूंजीपतियों का प्रधानता है, अमीरों की प्रधानता है, गरीबों की बात को दबा दिया जाता है, मजदूरों को, दलितों को कुचल दिया जाता है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, केवल वोट को उनका माध्यम है वो बना दिया जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं, ठीक है। बच्चों को मिलता दूध दही, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, और मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं समाज की यथा स्थिति का यथार्थ चित्रण, वो हमें प्रगतिवादी काव्यधारा में देखने को मिलता है। रामधारी सिंह दिनकर कविता करते हैं, मैथिली षट जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो यहाँ से प्रमुख कविता करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि कौन कौन से इसमें दोस्तों कवि आते हैं और इसकी क्या विशेषताएं मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन फिर भी चलिए पढ़ते हैं। जो काव्य मार्क्सवादी दर्शन को, सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला उसे प्रगतिवाद कहते हैं। तो इसके मूल में दोस्तों आपके मार्क्सवादी दर्शन माना जाता है। इसके विकास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां तो सहायक हुई ही, साथ ही छायावाद की वायवीय काव्यधारा भी इसमें सहायक सिद्ध हुई।
उस समय राजनीतिक दास्तां देश में एक ओर पूंजीवाद सामंतवाद की शोषक शक्तियां अपना जाल फैला रही थीं, दूसरी ओर जन सामान्य के लिए अपार भयावह गरीबी, अशिक्षा, असुविधा और अपमान की सृष्टि कर रही थी। युद्ध के दबाव में जनता और यानी कि मैं आपसे कहूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय है वो आपका प्रगतिवाद माना जाएगा, तो इसमें कोई भी दोस्तों इसमें अत्युक्ति नहीं होगी। जगती हुई उग्र जन चेतना, रूस में स्थापित समाजवाद और पश्चिम के अन्य देशों में प्रचारित साम्यवाद के कारण भारत में 1935 ईस्वी के आसपास साम्यवादी आंदोलन उठा था। 1935 में प्रगतिशील जन लेखक संघ की स्थापना हुई थी। सन 1935 में एम फॉस्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ था। भारत में भी 1936 ईस्वी में इस संस्था की एक शाखा खुली थी और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में दोस्तों प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की है वो स्थापना होती है और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता है वो प्रेमचंद ने की थी और इसके बाद में ही प्रेमचंद का देहांत हो गया था। तो ये आपसे पूछा जाता है। प्रगतिवादी प्रमुख कवि और रचनाएं इस प्रकार हैं: युगवाणी, ग्राम्या, कुकुरमुत्ता, निराला, ये तो आपकी पंत की हो जाएंगी, युगवाणी और ग्राम्या। कुकुरमुत्ता है वो आपके निराला की हो जाएंगी कि खाद तूने पाया अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। तो जो गुलाब है और जो कुकुरमुत्ता है, तो कुकुरमुत्ता यहाँ पर दोस्तों सर्वहारा गरीबी वर्ग का जो प्रतीक है और जो गुलाब है वो आपकी पूंजीपति या शोषक वर्ग का है वो प्रतीक है। तो इस प्रकार की कविता वो लिखता है कि गुलाब है वो तो केवल दूसरों का ही खाद बीज और खून चूस करके अपना सौंदर्य बढ़ाता है, उसमें अपना कुछ नहीं है। और जो कुकुरमुत्ता है वो विषम परिस्थितियों में लकड़ियों में से पत्थरों को भेद करके वो उग आता है। तो ये बात है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, युगधारा नागार्जुन की है, धरती त्रिलोचन की है, जीवन के गान प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन की है, अजय खंडर पिघलते पत्थर मेधावी रांगे राघव की है, मुक्ति मार्ग जागते रहो भारत भूषण अग्रवाल की है। निराला के गीत छायावाद से अलग न हटकर उनकी संभावनाओं से निर्मित हैं। उनमें एक बहुत बड़ी शक्ति का विकास होता है, वह है लोकोन्मुक्ता। निराला की बादल राग जैसी 6 खंडों की लंबी कविताएं प्रगतिवादी कविताएं मानी जाती है। ठीक है, जहाँ पर भी वे बसंत की बात करते हैं वहाँ पर वे नए युग की है वो सूचना देते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। तो ये बात करते हैं। निराला की व्यक्तिगत प्रणय के ही गीत ना गाकर लोक जीवन के सुख दुख को, यातना और संघर्ष को गहराई से उभारते हैं। निराला जी ने छायावाद से एकदम हटकर प्रगतिशील कविताएं लिखीं और छायावादी कविताओं में हटकर लोकपरक कविताएं लिखीं। इनकी प्रगतिवादी कविताओं में कुकुरमुत्ता हो गई, गरम पकौड़ी हो गई, प्रेम संगीत हो गई, रानी और कहानी हो गई, खजोहरा, मास्को डायलॉग, स्फटिक शिला और नए पत्ते प्रमुख माने जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत ने 1936 ईस्वी में युगांत, तो ये बात है युगांत आई थी 1936 में, और 1939 में युगवाणी और 1940 में ग्राम्या लिखी थी। पंत ने मार्क्सवादी दर्शन को चिंतन के स्तर पर अस्वीकार किया था। 1938 में रूपाव नामक पत्रिका है उन्होंने प्रकाशित की थी। तो प्रगतिवादी काव्य धारा की प्रमुख जो पत्रिका मानी जाती है वो आपके रूपाव मानी जाती है। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 9 जुलाई 1911 को कमासिन जिला बांदा में हुआ था। ये प्रगतिवादी वर्ग के सशक्त कवि हैं। माझी ना बजाओ बंसी और बसंती हवा आदि प्रतिनिधि कविताएं फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखनी है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। 1912 में झांसी में हुआ था। ये मुख्यतः प्रगतिवादी समीक्षक हैं। इसके बाद में या तो ये प्रगतिवादी कविताएं लिखते हैं, लेकिन इसके बाद में ये यहाँ पर प्रयोगवादी कविताएं लिखने लग जाते हैं और अज्ञे द्वारा इनको प्रथम तार सप्तक में शामिल कर लिया जाता है। ये प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री और हंस के संपादक भी रहे। नागार्जुन का वास्तविक नाम दोस्तों बहुत बार आपसे पूछा जाता है और मैंने आपसे पूछा भी है एक प्रश्न में। इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। मैथिली में ये यात्री के नाम से कविताएं लिखते थे। इनको वैसे जनसामान्य में इनको बाबा नागार्जुन कहा जाता है, बाबा कहा जाता है। इनका जन्म 1910 में तरौनी दरभंगा यानी बिहार में हुआ था। बादल को गिरते देखा है, ये इनकी दोस्तों प्रमुख कविता है। इसके अलावा कालिदास सच सच बतलाना, ये इनकी प्रमुख कविता है। पाषाणी चंदना, रविंद्र के प्रति, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कक्षा 10 में दोस्तों लगी हुई है आदि कविताएं इनकी उत्तम प्रगतिवादी कविताएं मानी जाती हैं।
तो रांगे राघव बहुमुखी प्रतिभा के प्रगतिवादी कवि हैं। अजय खंडर, मेधावी और पांचाली, तो पांचाली दोस्तों इनका खंडकाव्य है, विशेष रूप से आपसे पूछा जाता है। उनकी प्रबंधात्मक कृतियां हैं। रांगे राघव की कविताओं में समाजवादी चिंतन और उससे अनुप्राणित सामाजिक संवेदना की शक्ति है। अन्य प्रमुख कवियों में शिवमंगल सिंह सुमन, तो ये रांगे राघव हैं दोस्तों, वो हमारे भरतपुर के वैर कस्बे से माने जाते हैं। हालांकि इनका जन्म है, इनके पूर्वज हैं वो तमिलनाडु से आए थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने जो अपना कर्म क्षेत्र है वो इन्होंने राजस्थान के भरतपुर जिले के वैर कस्बे को, वैर एक तहसील है हमारे यहाँ, तो उसको इन्होंने बनाया था। वहाँ पर रांगे राघव जयंती भी बनाई जाती है, ठीक है, मैं कई बार दोस्तों वहाँ पर गया भी हूँ। शिवमंगल सिंह सुमन 1915, त्रिलोचन 1917, मुक्तिबोध अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती आदि हैं। तो यहाँ पर ये कवि हैं, लेकिन जो बाद के कवि हैं इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं वो इनकी प्रयोगवाद के अंतर्गत देखने को मिलती हैं, जहाँ पर अज्ञे इनको तार सप्तक में प्रथम द्वितीय तार सप्तक में शामिल होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रयोगवाद और नई कविता। तो इसकी भूमिका क्या है दोस्तों, वो मैं आपको थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तथ्यों से ज़्यादा चीज़ें समझने पर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि तथ्य यदि एक गलत भी हो गया दोस्तों तो उसमें हम तुक्का मार के भी सही कर सकते हैं, लेकिन जो समझने की चीज़ें हैं वो आप कितना भी पढ़ लीजिए, यदि समझ में नहीं आई, कितना भी रट्टा मार लीजिए, यदि समझ में नहीं आई, तो आपका क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से गलत होने वाला है। आप उसमें तुक्का नहीं दे सकते, क्योंकि समझ की जो चीज़ें हैं वो पूरा का पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, 4 लाइनों का क्वेश्चन आता है, पूरा आपसे पूछ लिया जाता है प्रयोगवाद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो प्रवृत्तियों को, विशेषताओं को, उसकी क्या क्या मुख्य धाराएं हैं, क्या मुख्य बात हैं, कहाँ से क्या लिया गया है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। विस्तार से दोस्तों मैं आपको एक एक चीज़ है वो तो मैं हिंदी साहित्य कक्षाओं के अंतर्गत ही आपको पढ़ा पाऊँगा, यहाँ पर वो चीज़ें सारी संभव नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इतना कुछ बताने का प्रयास करता हूँ जितनी इस क्लास की सीमाएं हैं, नहीं तो दोस्तों मेरा तो मन चाहता है कि एक ही क्लास में आपको पूरा का पूरा हिंदी साहित्य पढ़ा दूँ। तो प्रयोगवाद क्या है, तो प्रयोग जैसा कि नाम से ही यहाँ पर मिल रहा है देखने को कि प्रयोग यानी कुछ ना कुछ नया प्रयोग करो, ठीक है। अब वो नया प्रयोग कैसे होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि शुरुआत से संस्कृत के कवि हैं और हिंदी के रीतिकाल, भक्तिकाल आ गया, रीतिकाल आ गया, आधुनिक काल तक, यानी कि अब तक हैं वो कवि क्या करते थे कि तुम्हारा मुख तो है वो कमल के समान है, कंज नयन कंज लोचन कर कंज कंज कंजारुणम, ठीक है, तुम्हारा मुख तो वो चंद्रमा के समान है, तुम्हारे पैर हैं, हाथ पैर हैं वो तो कमल के समान हैं, कमल के समान कोमल हैं, ठीक है, तुम्हारे दांत हैं वो तो मोती के समान सफ़ेद हैं। तो ये सारे उपमेय उपमानों का प्रयोग कर रहे थे। तो अज्ञे ने क्या कह दिया, भैया अब ये नए भाव बोध को वहन करने में ये उपमान है वो मैले हो गए हैं, ठीक है, ये नई भाव को, नई कविता को है वो ये वहन करने में समर्थ नहीं है, इसलिए हमें अब नए उपमानों का प्रयोग करना होगा। तो ये जो प्रयोग है वो शिल्प के स्तर पर हुआ था। शिल्प के स्तर पर कैसे कि नई भाषा का प्रयोग हुआ था, अंग्रेजी भाषा का समावेश हुआ था, ठीक है, विभिन्न भाषाओं का उसमें समावेश हुआ था, विभिन्न बोलियों के शब्दों का समावेश हुआ था। भाषा के स्तर पर, शब्दों के स्तर पर प्रयोग हुआ था, कुछ शब्द नए भी बनाए गए थे। इसके अलावा उपमेय उपमान के, ठीक है, तो इस प्रकार से शिल्प के नए उपमान, नए बिंब, नई शैली, नया शब्द, नई भाषा, इस प्रकार उसमें नए नए प्रयोग हुए थे। ऊल जुलूल भी प्रयोग कई बार कहा जाता है, तो उसे ही हम प्रयोगवाद कह देंगे, ठीक है। 1943 में इसकी शुरुआत मानी जाती है, 1938 से या 1936 से आप प्रगतिवाद मान लीजिए, ठीक है, और 1943 तक आप प्रगतिवाद मान सकते हैं। और 1943 में अज्ञे ने प्रथम तार सप्तक का संपादन किया था, जिसमें आपके 7 कवि थे। सप्तक का मतलब है 7 कवि। प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक और चतुर्थ तार सप्तक दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, यदि तार सप्तक से क्वेश्चन आता है तो लगभग 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और आपको कौन सा कवि इसमें है और कौन सा कवि नहीं है वो आपको पता होना चाहिए। तो इनकी दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक बना रखी है, आप एक बार यदि याद कर लेंगे तो कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो हिंदी साहित्य की कक्षाओं के अंतर्गत थोड़ा सा आइए, वो सब में थोड़ा सा माफ़ करना, मैं यहाँ पर आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि यदि आप हिंदी साहित्य की कक्षाएँ लेंगे तब दोस्तों आपको इन चीज़ों का लाभ है वो मिलेगा।
तो हर चीज़ पर, हर स्तर पर दोस्तों, शिल्प के हर प्रकार पर है वो नए नए परिवर्तन हुए थे, नए नए प्रयोग हुए थे, उसे ही हम प्रयोगवाद कह देते हैं। तो चलिए पढ़ कर के देखते हैं क्या है। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। जो कविताएं नए बोध को, संवेदनाओं को, शिल्पगत चमत्कारों के साथ सामने आई, उन कविताओं के लिए प्रयोगवाद शब्द है वो रूढ़ हो गया था। वैसे प्रयोगवाद शब्द है वो भ्रामक है। इसका आशय यह कदापि नहीं निकलता है कि कविताओं में नए नए प्रयोग करना ही कवियों का प्रमुख उद्देश्य है। अज्ञे जी ने प्रयोगवाद को स्पष्ट करते हुए कहा। तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों वो माने जाएंगे आपके कौन? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह तो साधन है। यानी कि प्रयोगवाद ही हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारा तो लक्ष्य है कि कविता को एक पुरानी परंपराएं से जो जकड़ी हुई कविता है उसको निकाल करके नए धरातल पर नई चेतना के साथ में, नए भावबोध के साथ में प्रस्तुत करना हमारा लक्ष्य है। लेकिन जो प्रयोग है कि हम भाई नई भाषा ला रहे हैं, नए उपमान है, मेरे प्यार का बल्ब है वो तो फ्यूज हो गया, ठीक है, और कलंगी बाजरे की, तो अज्ञे ने अपनी जो प्रेम का है उसको कलंगी बाजरे की कहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार के उपमान पहले कभी भी हिंदी साहित्य में यूज नहीं हुए। तो ये तो साधन है, दोहरा साधन है। एक तो वह उस सत्य को जानने का जिसे कवि प्रेषित करता है, और दूसरा वह उस प्रेषण क्रिया को और उसके साधनों को जानने का साधन है। इस समय कवियों के दृष्टिकोण और कथ्य एक ही प्रकार के नहीं हैं। प्रयोगवादी कविताओं में ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मध्यवर्गीय समाज में किस प्रकार से नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा था, पतन हो रहा था, उसका भी चित्रण हमें प्रयोगवादी कविताओं में देखने को मिलता है। प्रथम तार सप्तक 1943, तो ये आपके दोस्तों विशिष्ट है। तो इसमें 7 कवि थे। 7 कवि कौन कौन से थे? अज्ञे थे, नेमिचंद्र जैन थे, भारत भूषण अग्रवाल थे, गिरिजा कुमार माथुर थे, रामविलास शर्मा थे, और आपके प्रभाकर माचवे थे। इसके अलावा गजानन माधव मुक्तिबोध थे। तो ये नेमिचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे। आप दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, कॉलेज लेक्चरार का, यूजीसी नेट का, ठीक है। कॉलेज लेक्चरार में और यूजीसी नेट में तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन है यहाँ से पूछे ही जाते हैं प्रयोगवाद से, और तार सप्तकों से विशेष रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपसे निश्चित रूप से लिखवा के ले लीजिए, 100% आपका क्वेश्चन आएगा सेकंड ग्रेड में कि निम्न में से प्रथम तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है, दूसरे तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है, तीसरे तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो पहला तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 में। द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था दोस्तों आपके 1957 में। तो 7 कवि थे: भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। अज्ञे के संपादकत्व में ही तीसरा सप्तक है। तो ये तीनों सप्तक हैं दोस्तों वो आपके अज्ञे के संपादन में ही निकले थे। 1959 में निकला था, जिसके कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो प्रयोगवादी जो कवि हैं वो यथार्थवादी हैं। वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। अज्ञे के बारे में क्वेश्चन आया था कॉलेज लेक्चरर 2021 में कि अज्ञे ने अपनी शुरुआत है वो छायावादी कविताओं से की है। जी बिल्कुल की है, ठीक है। अज्ञे की जो संवेदना है वो हमेशा बौद्धिकता को नियंत्रित करती है। ये दोस्तों वहाँ पर कथन है वो गलत माना जाएगा, क्योंकि जो अज्ञे की संवेदना नहीं, उनकी जो बौद्धिकता है वो प्रभावी है, ठीक है। कभी कभी संवेदना उसको नियंत्रित नहीं कर पाती है, वो इतने बौद्धिकतावादी हो जाते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता है कि कहना क्या चाह रहे हैं, इनका भाव क्या है, संवेदना इनकी क्या है, ठीक है। तो जो बौद्धिकता है उनकी, वो हमेशा ही उनकी जो संवेदना है उस पर नियंत्रण रखती है। और विषय विविधता की दृष्टि से अज्ञे है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं प्रयोगवाद में। तो वे कवि मध्यम वर्गीय, बौद्धिकता दोस्तों यहाँ की बहुत बड़ी विशेषता है। मध्यम वर्गीय व्यक्ति के जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, आस्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य को बड़ी बौद्धिकता के साथ में उद्घाटित करते हैं। छायावादी कवियों की तुलना में प्रयोगवादी धारा के कवियों ने दमित यौन वासना को नग्न रूप में प्रस्तुत किया था। फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद आ गया था, और मनोविश्लेषणवाद तो आपको पता ही है कि हर चीज़ कोई भी काम हो उसके मूल में मानता है दमित काम वासना, काम वासना, काम वासना, ठीक है। तो यहाँ पर है हर चीज़ में
कोई भी दोस्तों हो, कोई भी कारण आप दे लो, फ्रायड मनोविश्लेषण फ्रायड हैं वो केवल एक ही कारण मानता है सब चीज़ का कि भाई इसके मूल में तो दमित काम वासना है, ये इसके कारण हुआ है, काम वासना के कारण ये काम हुआ है। लघु मानव को उसकी समस्त हीनता की महत्ता के संदर्भ में प्रस्तुत करके प्रयोगवादी कविता ने उसके प्रति सहानुभूति दृष्टि से सोचने के लिए एक नया रास्ता खोला। तो यहाँ पर है वो हमने दोस्तों प्रयोगवाद है वो पढ़ लिया है। इनके विशेष बारे में हम दोस्तों नई कविता के जो कवि हैं आगे हम पढ़ेंगे, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे सारा आगे के बारे में, कौन कौन सी रचनाएं हैं, सारे कवियों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो आप चिंता मत कीजिए। तो अब हम थोड़ी सी नई कविता को भी जान लेते हैं, ठीक है। तो 1900 लगभग 53 से 52-53 से आप नई कविता की शुरुआत मान सकते हैं। प्रयोगवाद का विकास ही कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ था। वस्तुतः प्रयोगवाद और नई कविता में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। तो दोस्तों इसका मतलब ये निकलता है कि जो कवि प्रयोगवादी थे वही कवि आगे चल करके नई कविता के प्रमुख कवियों में शुमार हुए थे। बहुत से कवि जो पहले प्रयोगवादी थे बाद में नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर बन गए। तो देख लीजिए, इस प्रकार ये दोनों ही एक ही काव्यधारा विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 ईस्वी से 1953 तक की कविताओं में जो नवीन प्रयोग हुए थे, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। 1943 से 1953 तक की कविता को प्रयोगवादी एवं 1953 के बाद की कविता को नई कविता है संज्ञा दी जाती है। तो लगभग 1953-52-53 से लेकर के 1960 तक की जो कविता है उसे नई कविता कहा जाता है। उसके बाद में आपकी 60 कविता आ जाती है, ठीक है। तो साहित्य है दोस्तों वो आपके 10-20 साल जिंदा रहता है, फिर उसकी जो धारा है वो हमेशा मोड़ लेती है। जिस प्रकार नदी है वो कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलती है, उसकी दिशा है वो परिवर्तित होती ही है। तो इसी प्रकार से है वो कविता है, कविता की भी एक धारा है, नदी की धारा के समान है, ठीक है। जैसे ही अवसर आता है, जैसी परिस्थितियाँ आती हैं, उसी के अनुसार है वो धारा मोड़ ले लेती है। तो ये धाराएँ हैं दोस्तों, ये मोड़ हैं नदी कविता की धारा में। छायावाद हो गया, चाहे प्रगतिवाद हो गया, प्रयोगवाद हो गया, नई कविता हो गया, द्विवेदी युग हो गया, भारतेंदु युग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो कविता है उसका कथ्य है, उसका शिल्प है, वो यहाँ पर पूर्णतः है वो बदलता हुआ दिखाई देता है। नई कविता की पहली विशेषता जीवन के प्रति आस्था है। तो दोस्तों नई कविता की विशेषताएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से जो प्रश्न बनता है आपके, कवि तो वही हैं जो प्रयोगवाद के हैं, वही आपको पढ़ना है, लेकिन जो नई कविता की विशेषताएं वहाँ से आपको पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नई कविता की विशेषता नहीं है। तो जीवन के प्रति उसकी आस्था है। इन कविताओं में आज की क्षणवादी प्रकृति है, लघु मानववादी सृष्टि है, ठीक है। जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक स्वीकृति है। तो जीवन के प्रति गहरी आस्था, क्षणवाद, लघु मानवतावादी दृष्टि और सकारात्मक भावना नई कविता में जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार करके उसके भोगने की लालसा दिखाई देती है। अनुभूति की सच्चाई नई कविता में दिखाई देती है। समाज की अनुभूति कवि की अनुभूति बनकर ही कविता में प्रकट हुई है। नई कविता जीवन के एक क्षण में सत्य मानती है और उसे ये क्षणवाद है और उस सत्य को पूरी हार्दिकता और पूरी चेतना से भोगने का समर्थन करती है। नई कविता में जीवन मूल्यों की फिर से नए दृष्टिकोण से व्याख्या की गई है, ठीक है। नई कविता में व्यंग्य के रूप में पुराने मूल्यों को अस्वीकार कर दिया है। जब नई कविता है तो पुरानी परंपरावादी जड़ चेतनाओं को, जड़ मर्यादाओं को यानी अस्वीकार कर दिया गया है। लोक संपृक्ति नई कविता की खास विशेषता है, तो ये भी आपको याद रखना है। वह सहज लोक जीवन के करीब पहुंचने का प्रयास करती है, यानी कि जो बनावटीपन है उससे दूर जाकर के सहज स्वाभाविक जीवन की ओर है जाना नई कविता का है वो प्रमुख लक्ष्य है। कुल मिलाकर नई कविता में नवीनता है। तो ये आपके दोस्तों बौद्धिकता है जो हमें प्रयोगवाद से मिली है। अतिशय वैयक्तिकता है, व्यक्तिवाद की तरफ जाती है समाज को छोड़ करके। क्षणवादिता है, प्रत्येक क्षण में जीने का प्रयास करती है, प्रत्येक क्षण को मूल्यवान समझती है। भोग एवं वासना है, जीवन के प्रत्येक क्षण को जी लेने का, भोगने का प्रयास करती है। यथार्थवादिता है जो आपके प्रयोगवादी कवियों से मिली है। आधुनिक युगबोध है, ठीक है। इस समय दोस्तों स्वतंत्रता मिल चुकी थी, ठीक है, तो आधुनिक युगबोध तो आना ही आना था। प्रणयानुभूति है, लोक संस्कृति तथा नया शिल्प विधान आदि विशेषताएं पर लक्षित होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। प्रयोगवाद एवं नई कविता के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो हम पढ़ते हैं दोस्तों आगे। पिछली बार यहाँ से 2018 सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि आगे की रचनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा समूह है सही नहीं है। तो वहाँ पर आए थे आपके कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे का जन्म 1911 से 1987 में कस या देवरिया में हुआ था। इनका जीवन यायावरी एवं क्रांतिकारी रहा है, ठीक है, ये आपके लिए विशेष बात है इनकी।
उन्होंने दिनमान और प्रतीक का कुशलतापूर्वक संपादन किया है। तो दोस्तों ये आपकी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। प्रतीक बहुत पूछी जाती है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक और रूपाम्बरा इनके द्वारा संपादित काव्य संकलन है। इनकी काव्य कृतियाँ हरी घास पर क्षण भर, बाबा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी द्वार, समुद्र मुद्रा, महावृक्ष के नीचे क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बांक पर छाया, असाध्य वीणा इत्यलम। असाध्य वीणा आपके 1961 में दोस्तों एक जापानी लोक कथा पर आधारित है, जो आपकी पिछली बार लगी हुई थी, लेकिन इसे अब हटा दिया गया है। अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इत्यलम, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों इनकी काव्य कृतियाँ याद रखनी हैं बहुत बार, चाहे आप प्रयोगवाद में किसी कवि को करें या नहीं करें दोस्तों, लेकिन अज्ञे को आपको बहुत ज़्यादा है वही पढ़ना है, गहराई के साथ में पढ़ना है। हरी घास पर क्षण भर, बाबा अहेरी रे, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी द्वार, कितनी बार, और सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बांक पर छाया और असाध्य वीणा इत्यलम। तो ये हैं इनकी दोस्तों प्रमुख कविता संग्रह हैं, और यहीं से आपका क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, कि इंद्रधनुष रौंदे हुए, हरी घास पर क्षण भर और कितनी नावों में कितनी बार, ये आपका है वो विकल्प सही था। अगले कवि हैं गिरजा कुमार माथुर। तो आप देख रहे हैं कि जो भी नई कविता के कवि हैं वो अब प्रयोगवाद के ही कवि माने जाएंगे। हालांकि इन्होंने प्रयोगवाद से शुरुआत की थी, लेकिन इन्होंने कुछ नई कविता की जब विशेषताएं इनमें आने लग गई तो इनको नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर कह दिया गया। गिरजा कुमार माथुर का जन्म मध्य प्रदेश के 1919 में हुआ था। माथुर में प्रयोग और संवेदना का बहुत सुंदर सामंजस्य है। कवि ने छंद, भाषा और बिंब विधान सभी में प्रयोग किए हैं। 10वीं क्लास में इनकी कविता लगी हुई है छाया मत छूना, ठीक है। इनकी काव्य कृतियाँ हैं मंजीर, नाश और निर्माण, ये आपको याद रखना है। धूप के धान, शिलापंख चमकीले, साक्षी रहे, वर्तमान भीतरी नदी की यात्रा, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, तो ये आपकी है। पृथ्वी कल्प और कल्पांतर, तार सप्तक में व्यक्तिगत अनुभूतियाँ हैं, तो ये आपके प्रथम तार सप्तक में थे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिरजा कुमार माथुर है वो कौन से तार सप्तक के कवि हैं, ठीक है, कौन से सप्तक के कवि हैं। तो जो प्रथम है उसको तो दोस्तों तार सप्तक कहा जाता है, ठीक है, या उसको पहला सप्तक कह लो या तार सप्तक कह लो। दूसरा है उसको दूसरा सप्तक, तीसरा है उसको तृतीय सप्तक, और चौथा है उसको चतुर्थ सप्तक कहा जाता है। नाश और निर्माण, धूप के दान, शिलापंख चमकीले में सामाजिक जीवन की अनुभूतियों के यथार्थ उभारे गए हैं। तो ये तीनों रचनाएं दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और आपको ये याद रखनी है छाया मत छूना। गजानन माधव मुक्ति, वो दोस्तों हिंदी में फैंटेसी के जनक हैं। इन्होंने सारे मूल में जिस प्रकार फ्रायड है मनोविश्लेषणवाद काम वासना को बताता है, ये बताते हैं आपके फैंटेसी को। इनका 1917 से 1964 का जन्म ग्वालियर के एक कस्बे में हुआ था। मुक्तिबोध एक ऐसे कवि हैं जिनका अनुभव जगत बहुत व्यापक है। जीवन के विभिन्न दृष्टिकोणों को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में मुक्तिबोध ही हैं। उनकी सबसे बड़ी शक्ति है लोक प्रवेश से गहरी संपृक्ति और जनजीवन में विश्वास। इनका काव्य रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खागदोल। इसके अलावा इनकी कुछ लंबी कविताएं जैसे ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, ठीक है, तो ये आपकी चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खागदोल, ये आपके दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। भवानी प्रसाद मिश्र 1914 से 1985, ये सहज संवेदना के कवि हैं। कवि की संवेदना कहीं तो बहुत सूक्ष्म और कहीं आत्मगत है, कहीं बहुत प्रत्यक्ष है। इनकी काव्य रचनाएं हैं कमल के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश प्रमुख है दोस्तों, सतपुड़ा के जंगल है प्रमुख है, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी, पंचशती, बुनी हुई रस्सी, ये आपकी प्रमुख है। एक इनकी कविता कक्षा 11 में लगी हुई थी, आज पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, ठीक है, तो ये वाली कविता थी, हालांकि अब हट गई है, लेकिन वो इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है। शमशेर बहादुर सिंह, इनका जन्म सन 1911 में देहरादून में हुआ था। ये व्यक्तिवादी और रूमानी कवि हैं। इनका अधिकांश कविताओं का स्वर है कुंठित प्रेम का है। इनको दोस्तों कवियों का कवि कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं दूसरा तार सप्तक में शामिल हैं। चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने काल तुझसे होड़ है मेरी, बहुत प्रसिद्ध है, और चुका भी नहीं हूँ मैं, ये भी प्रसिद्ध है। बात बोलेगी हम नहीं उदिता, ठीक है। तो शमशेर बहादुर सिंह है ये दोस्तों जो इनकी एक कविता भी आपके 9 से लेकर जन किसी क्लास में लगी हुई है। हाँ, वो 12वीं में आपकी अनवार है जो पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, उसमें आपकी लगी हुई है वो ऊषा वाली जो कविता है, ठीक है, प्रभात का जो वर्णन मिलता है उसमें।
तो धर्मवीर भारती इनका जन्म 1926 में इलाहाबाद में हुआ था। ये धर्मयुग के संपादक थे। भारती जी ने आदिम गंध की तड़प और लोक जीवन की रूहानी छवि की पकड़ है, इसलिए इनकी कविताएं गीतात्मक हैं। इनकी कविताओं में लोक प्रवेश की मस्ती और उल्लास के साथ पर उदासी और सूनापन ही अधिक उभरता है। इनकी काव्य कृतियाँ हैं अंधा युग बहुत है दोस्तों प्रसिद्ध, अंधा युग आपकी कनुप्रिया है बहुत प्रसिद्ध है, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा बहुत प्रसिद्ध है, ये देशांतर। तो ये इनकी काव्य कृतियाँ। इनकी जो गद्य रचना है आपकी कक्षा 12 में लगी हुई थी, काले मेघा पानी दे, ठीक है। तो ये इनकी दोस्तों काव्य कृतियाँ मानी जाती हैं। अब हम बात करेंगे छायावादोत्तर गद्य साहित्य की। वो दोस्तों हम बात करने वाले हैं अगली कक्षा में कि छायावादोत्तर यानी छायावाद के बाद में, प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में नई कविता के समय है, कौन कौन सी गद्य है, गद्य का विकास कैसे हुआ, सारी विधाओं का विकास है, कौन से प्रमुख कवि हैं, कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, इनके बारे में दोस्तों हम अगली कक्षा में बात करेंगे। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आपको ये कक्षाएं पसंद आ रही होंगी। यदि दोस्तों पसंद आ रही हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यार आपका कोई भी पैसा है वो खर्च नहीं होता है और कोई भी दोस्तों मेहनत इसमें नहीं लगती है। आप सभी का चैनल है, आप अपना चैनल मान के चलिए। आप जितना दोस्तों सपोर्ट करेंगे उतना मैं दोस्तों आपके लिए तैयार हर समय खड़ा पाऊँगा। तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए। जब आप लाइक करते हैं, जब आप शेयर करते हैं तो वीडियो है दोस्तों वो यूट्यूब है वो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है और हमारा जो परिवार है वो धीरे धीरे दोस्तों थोड़ा सा बड़ा होगा। और आप इस बात के दोस्तों साक्षी होंगे कि हाँ हमने इस परिवार को है वो बनाया था, ठीक है। कई बार परिवार है वो बड़ा हो जाता है, 8 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें दोस्तों ये चीज़ें बातें नहीं बोली जाती हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये करिए, वो करिए। ये बातें दोस्तों शुरुआत में ही बोली जाती हैं कि ये आपके नींव है, ठीक है। तो नींव में जो दोस्तों पत्थर लगे होते हैं, ईंटें लगी होती हैं, वो दिखाई तो नहीं देती हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो भवन है, इमारत है, वो इन्हीं पर है वो खड़ी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप नींव के पत्थर बने और थोड़ा सा इस चैनल को बढ़ाने में सहयोग करें। फिर यदि कोई दोस्तों आपको मेरी तरफ से कमी आए तो फिर आप बोलना। तो आपको जो दोस्तों मैं काम दे रहा हूँ छोटा सा काम है कि आप वीडियो को दोस्तों पूरा देखा करें या फिर आप कमेंट करके कहा करें कि भाई हमें इस प्रकार की वीडियो नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं दोस्तों शायद मेहनत भी कर रहा हूँ, यदि वो मेहनत है वो गलत दिशा में हो जाए तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि चलिए आपसे मिलता हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।